जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा लीनियर मोमेंटम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन लीनियर मोमेंटम। बेटा लीनियर मोमेंटम क्या चीज होती है? बेटा हम इसको बोलते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो ये है एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू बोथ mass and velocity of a body is called linear momentum। इसका फॉर्मूला P इक्वल्स mv। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर। ठीक है ना? तो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बल्कि ये क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है विद अ वेक्टर। देखें, मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है ना, तो जो आपको रिजल्टेंट मिलता है वो हमेशा वेक्टर मिलता है। तो ये जो मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर दैट इज वाई मैंने एरो लगाया हुआ है। तो यहाँ से इस फार्मूले से हम एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ mass and linear velocity is equal to linear momentum। इसका यूनिट क्या बनता है बेटा? इसका यूनिट बनता है, mass का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसको समटाइम्स हम न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगला आर्टिकल इसका जवाब दे देगा। ये क्वांटिटी कौन सी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी तो होगी। तो डायरेक्शन किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा। इस आर्टिकल में कुल मिला के आपने यही बातें याद रखनी है। मैं दोबारा क्या बता देता हूँ। क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू बोथ मास एंड वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम कहलाती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर का मतलब मास वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। उसके बाद इसके यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन आपने खुद निकाल लेनी है, वो बनेगी m l t-1। क्वांटिटी की वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है? वेलोसिटी। उसके बाद इसका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ क्या रिलेशन है? रिलेशन विद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने इसको इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे लिखा? उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि बॉडी जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है और उसके ऊपर एक फोर्स F लगती है फॉर ग्रेविटी, और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी हो जाती है vf।
क्या सपोज किया, बॉडी ऑफ mass m, इनिशियल वेलोसिटी vi, उसके बाद अ फोर्स f acts on it for time interval t, and its velocity becomes vf. It's mean there is change in velocity. अगर change in velocity है तो फिर मैं इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज, वो होगा एक्सेलरेशन इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल्स एम में यही होता है. कैसे बोला, एफ और ए के ऊपर भी आपने, ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद अ वेक्टर है, मैथ स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी एफ डिवाइडेड बाय एम. ए की जगह हम पुट कर सकते हैं एफ ओवर एम विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. अब आपने करना क्या है कि इस मैथ को इधर आके मल्टीप्लाई करते हैं अगले स्टेप के अंदर. जब हम मैथ को उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है एफ इक्वल्स एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी. अब मैथ्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करें, एफ इक्वल्स एम वी एफ, फिर वी आई से भी मल्टीप्लाई होगा तो एम वी आई डिवाइडेड बाय टी. अब बेटा ये एम वी एफ और एम वी आई क्या है, पिछला आर्टिकल पढ़ा मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो एक्चुअली जो एफ है किस चीज के इक्वल आ गई, पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस पी आई इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ एफ इक्वल्स डेल पी चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. तो हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाली, वो ये थी, द रेट ऑफ change of momentum of a body is equal to applied force. ये एमसीक्यू भी है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और द चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, कुछ भी हो सकता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. ये इसका क्या होता है, आंसर होता है. एक्चुअली ये न्यूटन सेकंड लॉ है. ये जो एफ है ना विच इज इक्वल टू हम एम में लिखते हैं बेटा, ये एग्जैक्टली इक्वल आएगा डेल्टा पी ओवर टी के. अब ये वाली जो फॉर्म है ना एफ इक्वल डेल्टा पी बाई टी, जब इसको एफ के साथ रिलेट करते हैं तो बेटा ये मोर जर्नलाइज फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की. कैसे बोला बेटा, इसकी वजह ये है कि ये उन केसेस को भी डिस्क्राइब करती है जहां पे मैस वेरिएशन आ रही होती है और उस मैस वेरिएशन की वजह से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है. ऐसे केसेस कौन से हैं, ऐसे केसेस हैं बेटा रॉकेट की मोशन, रॉकेट मोशन. अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी रॉकेट प्रोपल्जन के अंदर डिटेल में समझाऊंगा. रॉकेट मोशन में एक्चुअली होता क्या है बेटा, अगर मैं रॉकेट की बात करूँ ना तो एक टिपिकल रॉकेट का जो 80% मैस होता है ना,
बेटा वो फ्यूल पे मुश्तमिल होता है। और एक टिपिकल रॉकेट 1 सेकेंड के अंदर, उसके अंदर 10,000 किलोग्राम फ्यूल बर्न होता है, मतलब 1 सेकेंड में। इस चीज का मतलब इस रॉकेट का मैस हर लम्हे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना? 10,000 किलोग्राम। जब मैस डिक्रीज होता है तो हमने पढ़ा हुआ है किसी बॉडी का एक्सेलरेशन मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब मैस डिक्रीज होता है तो बॉडी का एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। क्लियर होगी बात? तो जहां पे मैस वेरिएशन आ रही होती है ना, वहां पे डेल पी बाई टी की फॉर्म यूज करते हैं। तो जब एक्सेलरेशन बॉडी का बढ़ गया, हम कह सकते हैं कि बॉडी के ऊपर जो बॉडी की जो मोशन है वो स्टेडी नहीं है, या उस रॉकेट की मोशन स्टेडी नहीं है, बल्कि उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है। वो गेन करता जाता है ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम। तो एक चीज ये यहाँ पे सिर्फ हिंट के तौर पे अभी मैंने बता दी है, जिसको उसने मोस्ट जनरलाइज फॉर्म लिखा हुआ है। अगला है इम्पल्स। बेटा व्हेन ए लार्ज फोर्स acts on a body for a very short interval of time, then the product of force and time interval is called impulse। हमने ये सीखा फोर्स एंड टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट ये किस चीज के इक्वल है, ये इम्पल्स के इक्वल। ये फोर्स हम ऑलरेडी अभी पढ़ के आ चुके हैं मोमेंटम के केस के अंदर। वो क्या थी? वो इक्वल थी डेल्टा पी बाई टी। अगर मैं एफ की जगह यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम लिख दूं, तो ये टी के साथ मल्टीपल हो रहा है, टी टी से कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज का मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा डेल्टा पी के। तो इम्पल्स इक्वल एफ क्रॉस टी, विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी तो मोमेंटम था ना, तो यहाँ से अगर इसके यूनिट निकालें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा कि मोमेंटम के जो यूनिट्स हैं हम उनको न्यूटन सेकंड क्यों लिख सकते हैं। क्यों भला? कि जो डेल्टा पी है ये इक्वल आती है एफ मल्टीप्लाई बाय टी के। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, जो जो हमें इम्पल्स से पता चला। तो इम्पल्स इक्वल एफ मल्टीप्लाई बाई टी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाली? मैं ये कह सकता हूँ द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। ये भी एक एमसीक्यू है। अब ये दो एमसीक्यू हमने सीखे, ये दोनों एमसीक्यूज बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और बच्चे गलत लगाते हैं। पहला एमसीक्यू जो था मैंने पूछा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, क्या वर्ड आ गया था यहाँ पे, रेट ऑफ। अगर वो रेट ऑफ चेंज या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहेगा तो वो अप्लाइड फोर्स है। लेकिन अगर वो सिर्फ इतना कहे द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, तो फिर वो होगा इम्पल्स। सिर्फ चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स इक्वल है, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। ये दो एमसीक्यूज यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स।
हम कब यूज करते हैं बेटा? जब फोर्स वेरिएबल होता है, मतलब नॉट कांस्टेंट। बेटा जब कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रही ना बॉडी पे, कॉन्टिन्यूस फोर्स नहीं लग रही, तो तब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? इम्पल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये चीज आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। हमारा आर्टिकल वो शुरू भी यहाँ से करता है कि वो केसेस जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, तो वहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। इस चीज का मतलब, अगर मैं इम्पल्सिव फोर्स की बात करूं और नॉन इम्पल्सिव फोर्स की बात करूं, ये हमारी बुक में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ। इम्पल्सिव और दूसरे एंड पे कौन सी होती है? नॉन इम्पल्सिव होती है। तो इन दोनों में बेसिक फिर डिफरेंस क्या आएगा? ये आएगा, जो इम्पल्सिव फोर्स होती है ये वेरिएबल फोर्स होती है, एंड दूसरे वाली इंस्टेंट फोर्स होती है, शॉर्ट इंटरवल के लिए लगती है। और जो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होती है, ये कैसी फोर्स होगी? इट इज कांस्टेंट फोर्स। और ये कैसे लगती है? ये कॉन्टिन्यूस लगती है, कॉन्टिन्यूसली एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ये किसी बॉडी पे मुसलसल लग रही होती है, और ये मुसलसल नहीं लग रही होती, बल्कि ये थोड़े से टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे लगती है। फॉर एग्जाम्पल, किक करें फुटबॉल को, बैट्समैन हिट करता है क्रिकेट बॉल को, ये कौन सी फोर्सेस हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस। और कांस्टेंट फोर्स, लेट्स सपोज मैं एक बॉडी पे फोर्स लगाता हूं, फोर्स ऑन अ बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस। मैं एक खास फासले तक बॉडी पे फोर्स लगा के उसको मूव करवा देता हूँ। गाड़ी का इंजन कॉन्टिन्यूस फोर्स लगा रहा होता है, तो जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो कॉन्टिन्यूस है, वो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस होती है। इन दोनों के अंदर बेटा आपको ये क्लियर होना। फिर एफ इक्वल्स डेल्टा पी बाई टी हमें कुछ और बातें भी बता रहा है। अब मुझे ये क्लियर हो गया कि अगर मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ इम्पल्सिव फोर्स, अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर ये टाइम इंटरवल में किसी तरह बढ़ा दूं, तो ये इम्पल्सिव फोर्स क्या हो सकती है? रिड्यूस हो सकती है। क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रिड्यूस इम्पल्सिव फोर्स। क्योंकि ये वेरी लार्ज फोर्स होती है, ये यूजली क्या होती है? इसको मैं कम करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कम कर सकता हूँ? उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि टाइम ऑफ कांटेक्ट है, इसको क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। तो मेथड हमने सीखा, क्योंकि जो इम्पल्सिव फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम ऑफ कांटेक्ट के। अगर मैं इस टाइम ऑफ कांटेक्ट को ही बढ़ा दूं, तो इम्पल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप देखें जरा, हेलमेट यूज किया जाता है, सीट बेल्ट यूज किए जाते हैं, क्यों करते हैं? कभी सोचा इनकी रीजन क्या है? लेकिन जब हेलमेट यूज करते हैं, तो इनकी वजह से, हेलमेट या सीट बेल्ट की वजह से, वो जो कोलिजन का टाइम है ना, टाइम ऑफ कांटेक्ट है, ये हमेशा क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। इसके इंक्रीज करने का हमें क्या फायदा होता है? इसके इंक्रीज करने का हमें ये फायदा होता है कि इम्पल्सिव फोर्स रिड्यूस हो जाती है।
अच्छा, जब इम्पल्सिव फोर्स रिड्यूस हुई तो मुझे इसका क्या फायदा हुआ? हमने कहा था डेल्टा पी विच इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी। मैं इस इम्पल्सिव फोर्स को कम कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ। इसको मैं भी एक लम्हे के लिए कह देता हूँ, एक्चुअली इट इज इम्पैक्ट। क्या कर रहा हूँ? उनका ओवरऑल इम्पैक्ट कितना बढ़ेगा ना। तो इसकी वजह से जो पैसेंजर्स होते हैं, जब वो सीट बेल्ट बांध के रखते हैं, तो उनके ऊपर लगने वाली इम्पल्सिव फोर्स की वजह से इस इम्पैक्ट के ऊपर क्या करता है, फर्क पड़ता है, और वो इम्पैक्ट मिनिमाइज होता है। ये अपनी चीज याद रखनी है, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ तक कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते सर ये हेलमेट वाली दोबारा एग्जांपल रिपीट कर दें। हैं। हेलमेट वाली, मैंने ये बोला कि जब हेलमेट या सीट बेल्ट हम यूज करते हैं ना, तो जो कुलैयन का टाइम है या टाइम ऑफ कांटेक्ट है, ये दोनों इस टाइम ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब जब टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, reduce होता सर इम्पल्स जो सी है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? है। वेक्टर। बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी। और सर फोर्स फोर्स भी जो सी है वो वेक्टर है। जी, फोर्स भी वेक्टर। सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? Sir, can you repeat what will be the proper statement of the answer of how to reduce impulsive force? बेटा इंपल्सिव फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइंग को इंक्रीज करना है। हम वो मेथड्स यूज करेंगे जिनसे ये टाइम बढ़ जाए, टाइम ऑफ कांटेक्ट। और जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, तो उससे इंपल्सिव फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। सर आपने ये एंड पे मैग्नीट्यूड क्यों डाला है? बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है ना। अभी हमारे केस में तो कितनी लार्ज है या कितनी स्मॉल है। सर टाइम ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब है? बेटा जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं ना, वो कितनी देर के लिए आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती
ठीक है। अभी बेटा आपने फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स को देखा है? जो नाजुक होते हैं। लेट्स सपोज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेके आए कभी, तो उनके लिए कुछ एयर बबल बैग्स होते हैं। जिस तरह आप कैलकुलेटर भी लें तो वो उसको उन्होंने पैक किया होता है इन एयर बबल बैग्स के अंदर। क्यों किया होता है? इसकी रीजन ये होती है कि जब वो नीचे गिरेगा तो ये सॉफ्ट होने की वजह से क्या कर देगा, जो टाइम इंटरवल है उसको इंक्रीज कर देगा ना। जैसे ये टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा, उसका फायदा आपको क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि टी बढ़ने की वजह से जो आपके पास फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। कोई और सवाल किसी भी बच्चे का? सर ये जो सा आपने मैग्नीट्यूड एन पे लिखा है, जी सर इसका अगेन रिपीट कर दे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। बेटा मैंने ये बोला है कि इधर सर मैग्नीट्यूड का इसका अगेन मतलब, रिपीट कर दे वॉइस। हाँ मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है उसकी मिकदार। ठीक है। अब मैंने ये बोला कि जब आप हेलमेट यूज करते हो ना, जब खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से टाइम ऑफ कोलाइजन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। उसकी वजह से जो ये इम्पल्सिव फोर्स होती है आपकी, वो क्या कर जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। मतलब उसकी जो, मैं पहले कह रहा था इम्पल्सिव फोर्स होती है लार्ज फोर्स, ये लार्ज फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब डिक्रीज किस तरह करेगी? लेट्स सपोज पहले उसका मैग्नीट्यूड था 500 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, अब कितना रह जाएगा, से 100 रह जाएगा। तो मैंने उसको लिखा कि वो फोर्स रिड्यूस हो जाती है इन मैग्नीट्यूड। कर लेंगे ये चीज। अब आपका एक टास्क है जो आपने सर्च करना है एक चीज को। बेटा अगर हमारे पास रिजिड बॉडीज हो, तो रिजिड बॉडीज के लिए हम इस इम्पल्स को कैसे रिड्यूस करेंगे, कि आपने सर्च करना है और कल मुझे आंसर देना है। रिजिड बॉडीज के लिए हम इम्पल्स को, क्योंकि मैंने आपको इनके लिए बताया, सॉफ्ट बॉडीज के लिए डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिजिड बॉडीज के केस में क्या होगा, तो ये थोड़ा सा आप सर्च आउट कीजिएगा इसी आर्टिकल को। हमारी बुक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा इम्पल्स को लेके। तो रिजिड बॉडीज के केस में हम इम्पल्सिव फोर्स को या इम्पल्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपने देखना है। कल के लिए इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट आर्टिकल भी स्टार्ट करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।